क्रिस्टोफर पामर को 80 के दशक में एक वैलेंटाइंस डे को सैन एंटोनियो टेक्सास वेस्टवुड टेरेस एलिमेंट्री स्कूल में अपने ही क्लासमेट जेनिफर सू डेलगाडो से एक वैलेंटाइन गिफ्ट मिला था। वो दोनों फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में एक साथ पढ़ा करते थे। क्रिस्टोफर को वो वैलेंटाइन गिफ्ट पाए हुए 34 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और आज इतने सालों बाद गिफ्ट पाने के उस पल को पूरी तरह से याद रखना तो मुमकिन नहीं है। मगर क्रिस्टोफर की मां ने स्कूल में पाए हुए हर एक गिफ्ट को संभाल के रखी हुई है और इसलिए ये गिफ्ट आज भी उसके पास रह गया है। और ठीक 34 साल ही हुए हैं जेनिफर की हत्या हुए। जेनिफर केवल 8 वर्ष की थी जब जून 1988 में टेक्सास के सैन एंटोनियो के एक लॉन्ड्रोमैट में उसकी बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया है। अगर वो जिंदा है तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। और बहुत सारे अनसुलझे केसेस की तरह जेनिफर का केस भी गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गया होता। मगर ये क्रिस्टोफर ही है जो कई वर्षों से अपने क्लासमेट के नाम को सुर्खियों में रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने कम्युनिटी और जेनिफर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। सैन एंटोनियो पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस में एसएपीडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, द केस रिमेन्स ओपन एंड ऑल लीड्स हैव बीन एग्जॉस्टेड। मामला खुला है और सभी सुराग समाप्त हो चुके हैं। June 1988। सोमवार की रात थी। टेक्सास के सैन एंटोनियो के वेस्ट रॉक कॉइन ऑफ वॉश एंड ड्राई लॉन्ड्रोमैट में लोग बहुत ही कम थे। अब यहाँ पे बता दूं कि लॉन्ड्रोमैट का कॉन्सेप्ट वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी सारी वॉशिंग मशीन्स रखी हुई होती हैं और कोई भी कस्टमर पैसे दे के एक मशीन यूज़ कर सकता है अपने कपड़े को धोने और सुखाने के लिए। मेलिडा डेलगाडो को भी काफ़ी सारे कपड़े धोने थे और जब उन्होंने सामने वाले लॉन्ड्रोमैट में जाके कपड़े धोने का फैसला लिया तो उनकी 8 साल की बेटी जेनिफर भी साथ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाना चाहूँगी, जेनिफर ने कहा। मेलिडा ने भी मना नहीं किया और शाम को डिनर खत्म करने के बाद माँ और बेटी घर के ठीक सामने रोड क्रॉस करते ही स्थित वेस्ट रॉक कॉइन ऑफ वॉश एंड ड्राई नाम से लॉन्ड्रोमैट की ओर चल पड़ी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो रात उनकी ज़िंदगी में क्या कहर ढाने वाला था। दूसरी तरफ जेनिफर के पिता उसके दूसरे बच्चे के देखभाल के लिए घर पे ही रुक गए थे। लॉन्ड्रोमैट में जेनिफर और मेलिडा अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने देने के बाद वेटिंग एरिया में बैठ के बातचीत करने लगे। उनके डिस्कशन का टॉपिक था कि उनका परिवार इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएगा। इस बार छुट्टियों में कहाँ जाना चाहोगे? मेलिडा जेनिफर से पूछती है। थोड़ी देर सोचने के बाद जेनिफर, जिसने अभी अभी सेकेंड ग्रेड की पढ़ाई पूरी ही की थी, एक्साइटेड होके बोलती है, मम्मा, इस बार दादी के घर चलते हैं। छुट्टियों में कुछ दिन वही बिताएंगे, मज़ा भी आएगा। जेनिफर की दादी टेक्सास के कोटुला में रहती थी और जेनिफर चाहती थी कि गर्मी के छुट्टियों के एटलीस्ट कुछ दिन वो दादी के घर पे बिताए। वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, मगर किसे पता था कि ये मौका जेनिफर की ज़िंदगी में कभी आने वाला ही नहीं था। रात के करीब 8 बजे
एक टीनेज लड़का लॉन्ड्रोमेट में दाखिल हुआ और सीधे वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उस लड़के के मन में आता है कि क्यों ना एक सोडा खरीदा जाए, और वो सीधे वेंडिंग मशीन की ओर चला जाता है। मगर प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब वेंडिंग मशीन पैसे तो ले लेता है मगर सोडे का कैन बाहर नहीं निकलता। उसके गुस्से का पारा चढ़ने लगता है। वो लड़का मशीन को हाथ से ठोकता है ताकि कैन निकल आए, मगर ऐसा नहीं होता। गुस्से का पारा और चढ़ता है। अचानक वो वेंडिंग मशीन को लात मारने लगता है, इस आशा में कि एटलीस्ट पैसे वापस मिल जाए, मगर अफसोस पैसा भी वापस नहीं मिलता। अब वो गुस्से से पागल हो गया और सामने मेलिडा को देखते ही उस पर अपना गुस्सा उतार दिया। नहीं। मेलिडा जोर से चीखती है। बिना किसी चेतावनी के वो टीनेजर छुरा निकाल के मेलिडा के पास गया और उसके कंधे में छुरा घोंप दिया। एक ही साथ अचंभित और भयभीत होकर पहले तो उसने लड़के को एक धक्का मारा और फिर जेनिफर को दौड़ के घर जाने और अपने पिता को बुलाने के लिए चिल्लाती है, जेनिफर जल्दी जाओ और पापा को बुला के लाओ। वो लड़का छुरे के साथ ही नीचे गिर जाता है। ठीक इसी समय माँ की चेतावनी सुनते ही जेनिफर जल्दी से दरवाजे की ओर भागती है, मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुँच पाती वो लड़का तेजी से उठता है और जेनिफर के ऊपर झपटते हुए सीधे उसके पेट में चाकू घोंप देता है। माँ और बेटी पर हमला करने के बाद वो टीनेजर दौड़ते हुए लॉन्ड्रोमेट से बाहर निकलता है और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही छोटी सिल्वर कार में बैठ के भाग जाता है। इसी बीच कुछ आई विटनेस ने कार को पार्किंग एरिया से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि उस कार में बैठे दोनों में से एक ने लॉन्ड्रोमेट में दो महिलाओं पर हमला करके भाग रहा था। इस वजह से किसी ने भी लाइसेंस प्लेट नंबर या कार कौन चला रहा था इस पर ध्यान नहीं दिया। उधर लॉन्ड्रोमेट के अंदर जेनिफर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और मेलिडा जमीन पर बैठे हुए कतरा रही थी, मगर वो हार नहीं मानती। वो खुद उठती है, जेनिफर के पास जाकर उसे उठाती है और घर की ओर भागने लगती है। दुर्भाग्य की बात यह थी कि इतने गहरे जख्म लेके वो भागती भी तो कितने दूर। रोड क्रॉस करते ही वो रियलाइज़ करती है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से सांस फूलने लगा है। जाहिर सी बात है कि दोनों पीड़ित घर पहुंचने से पहले ही पड़ोसी के घर के सामने वाले आंगन में गिर गए। उधर घर में जेनिफर के पिता रोजेलियो अभी भी अपने दूसरे बच्चे का देखभाल कर रहे थे। उन्हें अचानक बाहर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, इस बात से बेखबर कि ये खलबली उसकी पत्नी और बेटी के ऊपर हमला होने की वजह से ही हो रहा था। वो ये देखने के लिए बाहर गया कि क्या किसी को मदद की ज़रूरत है, मगर मेलिडा और जेनिफर को देख के दंग रह गया। ये पूरा सिचुएशन देख रोजेलियो सदमे में आ गया। वो किसी भी तरह से पत्नी और बच्चे की मदद करना चाहता था, मगर कुछ कर नहीं पा रहा था उन्हें सांत्वना देने के अलावा। घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। इसी बीच किसी ने 911 पे कॉल करके पैरामेडिक्स को बुला लिया,
मेलिडा और जेनिफर को विलफोर्ड हॉल एयरफोर्स मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां मेलिडा की हालत तुरंत स्टेबलाइज कर दी गई। पर दुर्भाग्य से जेनिफर का घाव कहीं अधिक गंभीर था। डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद रात 11 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपकी वाइफ तो अभी स्टेबल है, बट आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी जेनिफर को बचा नहीं पाए। वुंड्स बहुत गहरे थे और लाने में भी देर हो गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सैन एंटोनियो पुलिस डिपार्टमेंट जल्दी हरकत में आ जाती है। जेनिफर के कातिल को ढूंढने के लिए वो इमीडिएटली एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है। सर्च पार्टीज बना के अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है और आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना दी जाती है, मगर अफसोस उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। किलर का हुलिया और वो कौन है ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स मेलिडा से भी पूछताछ करते हैं। देखिए मैडम, पहले ही आई एम सॉरी। हम जानते हैं ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल समय है। इतना भयानक हादसा हो जाने के बाद किसी के लिए भी संभलना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी क्या आप किलर के बारे में कुछ भी बता सकती हैं? मेलिडा इन्वेस्टिगेटर्स को बताती है, सर, उस लड़के को जानना तो दूर, मुझे ये पूरा विश्वास है कि उस दिन से पहले मैं उसे कभी मिली भी नहीं। यहाँ तक कि जब तक वो लड़का वेंडिंग मशीन में लात नहीं मारने लग गया, मैंने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। एक्चुअली मेलिडा और जेनिफर पर अटैक इतना अचानक हुआ था कि उन्हें रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। सर, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने मेलिडा से इंसिस्ट किया कि उस किलर का एक इमेज बनाने में मदद करे। मेलिडा राजी हो जाती है और दिमाग पे काफ़ी जोर डालने के बाद एक डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश भी करती है। जो डिस्क्रिप्शन सामने आया उसके अनुसार वो लड़का लगभग 17 साल का था। उसके कंधे तक लहराते बाल थे और जीन्स और नीली और सफ़ेद कॉम्बिनेशन का एक हवाईयन शर्ट पहन रखा था। इसके अलावा वो छोटे कद का था, लगभग 5 फुट 3 इंच, और वजन करीब 130 पाउंड का होगा। उस डिस्क्रिप्शन को लेके पुलिस लॉन्ड्रोमैट के आसपास लोगों से पूछताछ करती है, मगर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। वहाँ मौजूद आई विटनेसेस से सिर्फ इतना पता चला कि हमले के तुरंत बाद वो लड़का एक छोटी सिल्वर कार के पैसेंजर सीट में बैठकर पश्चिम की ओर भागता है। कुछ आई विटनेसेस का मानना था कि वो गाड़ी सिल्वर कलर की होंडा कार थी। जब इस मेथड से भी सक्सेस नहीं मिला तो डिटेक्टिव्स ने लॉन्ड्रोमैट को पूरी तरह से छान मारा। उन्होंने हर उस चीज़ की जांच की जिससे उन्हें जेनिफर के मर्डरर की पहचान करने में मदद मिल सके। उन्होंने उंगलियों के निशान के लिए वेंडिंग मशीन और उसके अंदर रखे सभी कॉइन्स का डस्टिंग किया, इस उम्मीद में कि वो निशान मिल जाए जो उन्हें हत्यारे तक पहुंचा सके। मगर दुर्भाग्य से वो ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में असमर्थ रहे। इस बार भी कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स काफ़ी हताश दिखते हैं, मगर इससे पहले कि वो पूरी तरह से निराशा के दलदल में डूब जाते, एक आइडिया उन्हें फिर से सक्रिय कर दिया। जेनिफर के हत्यारे के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जानने की उम्मीद में डिटेक्टिव्स ने मेलिडा को सम्मोहित करने का फैसला लिया। वैसे तो मेलिडा ने जितना पहले ही इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, मगर इस बार एक चीज़ अलग हुआ।
मेलिडा इस बार उस लड़के के चेहरे का इतने विस्तार से वर्णन करने में सक्षम रही कि एक पुलिस स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया। हमलावर का एक कंपोजिट स्केच बना के जनता के लिए जारी कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 100 के भाव में उन लोगों के पास से टिप्स आने लगे जो उस किलर को जानने का दावा करते थे। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने आए हर एक टिप की उन्होंने जांच की और फॉलो अप के प्रोसेस से 17 पोटेंशियल सस्पेक्ट्स का एक लिस्ट तैयार हो गया। इन सभी सस्पेक्ट्स को इंट्रोगेशन रूम में बिठा के पूछताछ की गई और सस्पेक्ट के लिस्ट को 3 पर लाया गया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इन 3 सस्पेक्ट्स के पास से भी मर्डर के टाइम लॉन्ड्रोमैट में मौजूद नहीं होने के सॉलिड एलिबाई निकल आए। जैसे जैसे दिन बीतता गया पुलिस के पास टिप्स आना भी कम हो गया। एक समय तो ऐसा आया कि डिटेक्टिव्स ने ये तक एडमिट कर लिया कि उन्होंने सभी लीड्स और सुरागों को खंगाल लिया है, पर दुर्भाग्य से उस जघन्य अपराधी का कोई पता नहीं चल पाया। अक्टूबर 1988। देखते ही देखते अक्टूबर आ जाता है। जेनिफर वेस्टवुड टेरेस एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी थी। जेनिफर के साथ हुए इस भयावह घटना ने उसके क्लासमेट्स को भी भयभीत कर दिया। घर से बाहर निकलने में सब डरते थे। ये देखते हुए स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया और घोषणा भी की, जो भी जेनिफर के कातिल के अरेस्ट और कन्विक्शन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लाके देगा, हम उन्हें इनाम देंगे। एसोसिएशन को ये उम्मीद थी कि इस इनाम की घोषणा से डिटेक्टिव्स को कुछ नए सुराग और लीड्स जुटाने में मदद मिलेगी। और सच पूछा जाए तो कुछ लीड्स आए भी, मगर उनमें से किसी से भी हत्यारे की पहचान नहीं हो पाई और अंततः मामला ठंडा पड़ गया। केस ठंडा पड़ जाने के बावजूद एसएपीडी नियमित रूप से जेनिफर के केस फाइल का टाइम टू टाइम रिव्यू करती रही, इस उम्मीद में कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं कुछ छूट तो नहीं गया था। समय समय पर कोई एक लोकल न्यूज़पेपर इस मामले के बारे में आर्टिकल लिखा करता था, पब्लिक को ये याद दिलाने के लिए कि हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया। इससे आमतौर पर कुछ पोटेंशियल लीड्स मिलती तो थी, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी हत्यारे तक नहीं पहुंचा पाती थी। क्रिस्टोफर पामर को ये एहसास होता है कि इतने सालों बाद जेनिफर के कातिल को पकड़ पाना शायद संभव नहीं है और न्याय का इंतजार काफी लंबा हो चुका है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पुराने दोस्त को सैन एंटोनियो के निवासी याद रखें। इस पर्पस को पूरा करने के लिए क्रिस्टोफर वेस्टॉक ड्राइव के एक हिस्से को जेनिफर सू डेल्गाडो मेमोरियल वे के रूप में नामित करने के लिए एक कैंपेन शुरू करता है। क्रिस्टोफर पामर वेस्टवुड टेरेस एलिमेंट्री स्कूल में जेनिफर के फॉर्मर क्लासमेट्स में से एक, जो आज भी अपने दोस्त को भूल नहीं पाया है। दुर्भाग्य देखिए, आज इतने सालों बाद मुझे उसका आवाज तक याद नहीं है। कुछ याद है तो बस एक सॉफ्ट स्पोकन मासूम सी लड़की जो मेरी दोस्त हुआ करती थी। आई विश की और भी यादें जुड़ी हुई होती, मगर क्या करें, इतने साल जो गुजर गए हैं। हाँ, एक बात और याद है, जेनिफर अक्सर एक मेक्सिकन स्टाइल ड्रेस पहना करती थी और कोइंसिडेंस देखिए, मेरे पास एक फ़ोटो है जब हम सेकेंड ग्रेड में थे, उसमें वो वही ड्रेस पहनी हुई है। और एक दिन अचानक वो चली गई, जस्ट गॉन। 8 साल की उम्र में मैं कितना समझ पाता।
बस इतना समझ पाया कि हम एक साथ अब नहीं खेल पाएंगे। जेनिफर का केस वैसे तो ठंडा पड़ गया था और एक लंबा समय भी पार हो गया। इस बीच क्रिस्टोफर जीवन में आगे बढ़ गया और अपना खुद का परिवार शुरू किया। देखते ही देखते उसकी बेटी भी 8 साल की हो जाती है और तब जाके उसे ये रियलाइज होता है कि जेनिफर का भी तो इसी उम्र में हत्या कर दी गई थी और किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो ये सोचता है, मैं भी एक बाप हूँ, मेरी बेटी भी तो उसी उम्र की है जिस उम्र में जेनिफर को मैंने आखिरी बार देखा था। उसका हत्यारा अभी भी घूम रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी के साथ भी कभी ऐसा हो। मुझे उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ताकि सब उसे याद रखें, जैसे कि उसके नाम पे कोई मेमोरियल। क्रिस्टोफर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है। वो सिटी काउंसिल से मिल के एप्लीकेशन सबमिट करता है और फंड्स भी जुटाता है। जहां हादसा हुआ था उसके सामने से गुजरते हाईवे वेस्टॉक ड्राइव के उस हिस्से को जेनिफर सू डेलगाडो मेमोरियल वे नाम से संबोधित किया गया और जेनिफर के मेमोरियल साइंस लगा दिए गए। आज जो भी वेस्टॉक ड्राइव के उस हिस्से से गुजरता है उनकी नज़र मेमोरियल साइंस पर पड़ती है और जानना चाहते हैं कि जेनिफर कौन थी। आशा ये है कि इस इनिशिएटिव से जेनिफर के केस के बारे में अवेयरनेस बढ़ेगा। क्रिस्टोफर अब सिर्फ हाईवे डिजिग्नेशन पर नहीं रुकना चाहता था। उसने जेनिफर सू डेलगाडो मेमोरियल फाउंडेशन शुरू करने का फैसला लिया। ये फाउंडेशन वेस्टवुड टेरेस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को किताबें डोनेट करने और स्कॉलरशिप्स देने के लिए फंड रेजिंग कैंपेन चलाती है। खुशी की बात है कि ये सक्सेसफुली हो भी रहा है। हर एक किताब में जेनिफर का एक फ़ोटो और एक शिलालेख या इंस्क्रिप्शन डोनेटेड इन जेनिफर्स मेमोरी लिखा हुआ होता है। फेथ मैनकाशा की जेनिफर से मुलाकात तब हुई थी जब दोनों एक साथ किंडरगार्टन में एडमिशन लिया था और जल्दी वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। क्रिस्टोफर की तरह फेथ अपने बचपन के दोस्त को कभी नहीं भूल पाई। यही वजह है कि क्रिस्टोफर ने जब मेमोरियल का प्रपोजल सबके सामने लाया तो फेथ ने जी जान से इस मिशन को सपोर्ट किया। ऐसी ही एक और महिला क्रिस्टोफर के एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए सामने आई। सैन एंटोनियो सिटी काउंसिल की मेंबर मेलिसा कैबेलो हाब्डा ने ही मेमोरियल बनाने के प्रपोजल को अप्रूव की थी। ऐसा नहीं था कि क्रिस्टोफर ये सब पहली बार कर रहा था। साल था 2001 जब क्रिस्टोफर ने जेनिफर को सम्मानित करने के लिए अपने क्लासमेट्स को इकट्ठा करने का फैसला किया। जेनिफर की हत्या के 13 साल बाद मैंने अपने कई क्लासमेट्स को इकट्ठा किया और जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन हमने एक कैंडल मार्च निकाला। देखिए, उस समय हमारे पास फेसबुक नहीं था तो लोगों को एक साथ लाना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी काफ़ी लोग मौजूद हुए थे। हमने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था। प्रेयर्स पढ़ा गया, जेनिफर के मेमोरीज के बारे में बात हुई। हम सब ने मिलकर उसे याद किया। एटलीस्ट ये जानकर अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं था जिसने जेनिफर को नहीं भूला। यहाँ तक कि मीडिया को भी बुलाया गया था इस उम्मीद में कि मामले पर नए सिरे से ध्यान देने से शायद कोई जेनिफर की कहानी देखेगा और जानकारी के साथ आगे आएगा। मगर कुछ खास नहीं हुआ।
कोई नया लीड सामने नहीं आया। जेनिफर के 43वें जन्मदिन पर एसएपीडी ने एक ट्वीट किया, जेनिफर की फोटो और किलर के स्केच के साथ। ट्वीट में उन्होंने ये प्रार्थना की कि लोग उस पोस्ट को शेयर करते हुए आगे बढ़ाएं और किलर का स्केच देखने के बाद किसी के पास कोई लीड हो तो पुलिस के सामने लेके आए। ये सच है कि क्रिस्टोफर द्वारा अपना अभियान शुरू करने के बाद जेनिफर के मामले को मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवर जरूर किया, मगर अभी भी केस अनसुलझा है। आज 34 साल बीत गया है जेनिफर के गुजरे हुए। एक तरफ तो पुलिस के ऊपर इस केस को सॉल्व नहीं करने की नाकामी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केस को अभी भी बंद नहीं किया है। समय बीतने के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि किसी न किसी के पास जेनिफर को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक जानकारी है और उन्हें उम्मीद है कि कोई आगे आएगा और इस केस को क्लोज करने में उनकी मदद करेगा।